आज हम एक्सप्लेन करेंगे रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरीज के बारे में। रमन इफेक्ट को, रमन प्रभाव को दर्शाने वाली जो थ्योरी है कौन कौन सी हैं, दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। दो प्रकार की थ्योरी हैं। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट जो था उसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि जब भी हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी लाइट को पास करते हैं या मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड के आफ्टर स्कैटरिंग आपको तीन प्रकार की लाइन देखने को मिलती है, जिसमें एक की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है और एक की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम होती है और एक की ज्यादा होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसको स्टॉक लाइन और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एंटी स्टॉक लाइन, और जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है उसको बोलते हैं रेले लाइन। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब किसी पारदर्शी माध्यम से एक वर्णी प्रकाश स्रोत को गुजारते हैं तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत कुछ भागों में प्रकीर्णित हो जाता है और प्रकीर्णन के दौरान हम ये देखते हैं कि उसमें तीन प्रकार की रेखाएं या तीन प्रकार की प्रकाश किरणें देखने को मिलती हैं, जिसमें एक की आवृत्ति आपतित किरण की आवृत्ति के बराबर होती है और एक की आवृत्ति आपकी कम हो जाती है और एक की आवृत्ति आपकी ज्यादा हो जाती है। जिस प्रकाश किरण की आवृत्ति या जिस अणु की आवृत्ति, कुछ भी बोल दो, जिस प्रकाश किरण की आवृत्ति आपकी आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर है उसको रेले रेखा बोलते थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जिसकी आवृत्ति कम हो जाती है उसको स्टॉक रेखा और जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो जाती है उसको प्रति स्टॉक रेखा कहते हैं। ये सब बता चुका हूँ। चलो अब तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बच्चों ये क्वांटम रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की दो थ्योरी हैं। एक है क्वांटम थ्योरी और दूसरी है क्लासिकल थ्योरी। रमन प्रभाव को व्यक्त करने के लिए दो थ्योरी का उपयोग किया जा सकता है। एक है आपकी क्वांटम थ्योरी, मतलब क्वांटम सिद्धांत के द्वारा उसको समझाया जा सकता है, और दूसरा है क्लासिकल थ्योरी, चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा उसको समझाया जा सकता है। क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी में डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अब इतना लंबा कौन जाएगा, उधर थोड़ी जाना है, आपको तो मेन टॉपिक पढ़ना है। एक जो मेन चीज है वो मैं बता देता हूँ। क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी यानी क्वांटम सिद्धांत और चिरसम्मत सिद्धांत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या डिफरेंस रहता है? क्वांटम में जो लाइट होती है उसको ऐसे पार्टिकल मानते हैं और क्लासिकल में जो लाइट होती है उसको ऐसे वेव मानते हैं। क्वांटम में मैंने बताया था जो प्रकाश होती है वो कणों के रूप में चलता है और उसमें तरंगों के रूप में चलता है। किसमें? चिरसम्मत। और ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, इसमें छोटा बड़ा पार्टिकल होता है ना, तो वो अपन को पढ़ना भी नहीं है क्योंकि वो डिफरेंस मैं पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और जब मैं फर्स्ट यूनिट का रिवीजन स्टार्ट करूंगा तब भी आपको डायरेक्ट नहीं करूंगा, मतलब डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, सीधा पहले क्लासिकल में क्वांटम में डिफरेंस बताऊंगा तब जाके स्टार्ट करूंगा। चलो, तो आपको ये याद रखना है कि जो मेन टॉपिक है वो आपको याद रखना है क्या, कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं क्वांटम थ्योरी। ये डिफरेंस वगैरह तो मैं आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगा ना तभी बता दूंगा, नहीं तो वो समय इसी में निकल जाएगा। आपको क्या करना है एग्जाम में बच्चों, जब क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले टर्म पे, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, व्हाट इज रमन इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो पिछले टर्म पे बताया था, और क्वांटम और क्लासिकल में से एक आ जाए, दोनों में से। रमन प्रभाव से आप क्या समझते हो, उसके बाद उसकी प्रायोगिक व्यवस्था क्या है, वो तो आना ही है, कंपलसरी है। और इन दोनों में से क्वांटम और जो मैं बताऊंगा चिरसम्मत, इन दोनों में से एक जोड़ देगा आपके साथ, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दोनों थ्योरी से हम एक्सप्लेन करते हैं, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल सा है ये। अगले वाले में थोड़ा सा डेरिवेशन है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटम की। बच्चों क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रमन में क्या होता है कि जब भी लाइट की स्कैटरिंग होती है तो आपको तीन टाइप की लाइन देखने को मिलती है, एक रेले लाइन, एक स्टॉक लाइन और एक एंटी स्टॉक लाइन। आराम से सुनना, पूरा समझ में आ जाएगा। एक रेले लाइन, एक स्टॉक लाइन और एक एंटी स्टॉक लाइन। बच्चों रेले लाइन जो होती है वो अनचेंज फ्रीक्वेंसी की लाइन होती है, अनचेंज एनर्जी की लाइन होती है रेले लाइन।
मतलब जैसे लाइट आएगी, जैसे लाइट आ रही है, स्कैटर्ड हुई, मतलब टकराई किसी से, फिर स्कैटर्ड हुई, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और जो स्कैटरिंग लाइट, आफ्टर स्कैटरिंग जो लाइट मिल रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दोनों की सेम रहेगी। अनचेंज फ्रीक्वेंसी की लाइन होती है, उसको बोलते हैं रैले लाइन। एक चीज। दूसरा, मान लो कोई कोई एटम आया, ऐसे लाइट से नहीं समझ में आता तो आप एटम ले सकते हो, मॉलिक्यूल ले सकते हो। एक मॉलिक्यूल ये रखा है, दूसरा मॉलिक्यूल आया, टकराया उससे, टकराने के बाद इसने इसने इसको एनर्जी दे दी, इस मॉलिक्यूल ने। देखना जरा ध्यान से। एक तो ये तीन टाइप की होती है। मान लो एक मॉलिक्यूल ये रखा है, दूसरा ये आया। क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वांटम का मतलब क्या होता है, उसमें जो लाइट होती है ऐसे पार्टिकल होती है। पूरा ध्यान से सुनना, 100% समझ में आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल आया, ये इससे टकराया, और टकराने के बाद जब ये मॉलिक्यूल स्कैटर्ड हुआ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो कौन सी लाइन देखने को मिलती है? रैले लाइन। इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से सेम है, तो रैले लाइन मिलेगी। मतलब ना तो इसने एनर्जी इसको दी है और ना ही इससे ली है, तो कौन सी लाइन देखने को मिलेगी? रैले लाइन। कौन सी रेखा देखने को मिलेगी? रैले रेखा। दूसरा, मान लो ये मॉलिक्यूल आया, इससे टकराया, और टकराने के बाद इसने इसको एनर्जी दे दी। कितनी एनर्जी दे दी? डेल्टा ई। कितना एनर्जी दे दिया? डेल्टा ई। और कुछ कम एनर्जी के साथ स्कैटर्ड हो गया, कुछ कम एनर्जी के साथ स्कैटर्ड हो गया। तो इसकी एनर्जी कम हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई। क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्लांक के अकॉर्डिंग एच इंटू न्यू। एच इंटू न्यू। तो एनर्जी कम मतलब फ्रीक्वेंसी कम। तो मान लो ये आया, इसने इसको एनर्जी दे दी, तो इसकी एनर्जी कम हो गई। बच्चों, इसकी एनर्जी कम हो गई मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो कम फ्रीक्वेंसी के साथ स्कैटर्ड हो गया, तो स्टॉप लाइन देखने को मिलेगी। और मान लो ये आया एक्साइटेड स्टेट में, इसने इसको टकराया, और टकराने के बाद इससे कुछ एनर्जी ले ली। मान लो एनर्जी ले ली, और एनर्जी लेने के बाद इसके पास एनर्जी कम हो गई, और ये ज्यादा एनर्जी के साथ कहीं स्कैटर्ड हो गया, ज्यादा एनर्जी के साथ स्कैटर्ड हो गया। तो आपको मिलेगी कौन सी लाइन देखने को? एंटी स्टॉप लाइन। क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू न्यू। एक बात मैं बताता हूँ। मान लो ये अणु रखा हुआ है या परमाणु रखा हुआ है, ये दूसरा वाला अणु है, इससे आके टकराया, और टकराने के बाद जब बच्चों ये प्रकीर्णित हुआ, तो प्रकीर्णित हुआ तो इसने क्या किया, ये जब इससे टकराया तो ना तो इसने इसको ऊर्जा दी और ना ही इसने इससे ऊर्जा ली। तो इसका मतलब अपरिवर्तित ऊर्जा के साथ, अपरिवर्तित आवृत्ति के साथ ये प्रकीर्णित हो गया। अपरिवर्तित ऊर्जा के साथ, अपरिवर्तित आवृत्ति के साथ ये प्रकीर्णित हो गया। तो प्रकीर्णित हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना तो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, तो आपको रैले रेखा देखने को मिलती है। और मान लो ये आया, इससे टकराया, और टकराने के बाद इसने इसको ऊर्जा दे दी, और कुछ कम ऊर्जा के साथ प्रकीर्णित हो गया किसी दिशा में। ऊर्जा कम हुई तो आवृत्ति कम हुई। तो बच्चों, ऊर्जा कम हुई तो आवृत्ति कम हुई, आवृत्ति कम हुई तो उसका मतलब कौन सी रेखा मिलेगी आपको? स्टॉप रेखा। और मान लो ये आया, उत्तेजित अवस्था में इससे टकराया, टकराने के बाद उसने इसने उससे कुछ ऊर्जा ले ली, या इसने इसको कुछ ऊर्जा दे दी, एक ही बात है। तो ये ज्यादा ऊर्जा के साथ किसी दिशा में प्रकीर्णित हो गया, किसी दिशा में प्रकीर्णित हो गया। इसका मतलब ऊर्जा ज्यादा है तो आवृत्ति भी ज्यादा होगी, आवृत्ति ज्यादा होगी, तो कौन सी रेखा मिलेगी? प्रतिस्टॉप रेखा। ठीक। अब यहाँ डायग्राम से देखो, डायग्राम से जैसे ये देखो, पहले वाले में ये आया, ये वाला आया, इससे टकराया, इसने ना तो एनर्जी दी और ना ही इससे ली, इसने ना तो इसको ऊर्जा दी और ना ही इससे ली। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आया, टकराया और चला गया, स्कैटर्ड हो गया। ना एनर्जी दे रहा है, ना उससे एनर्जी ले रहा है, स्कैटर्ड हो गया किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में प्रकीर्णित हो गया। तो किसी दिशा में जब प्रकीर्णित हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? ना तो उसने ऊर्जा दी है, ना ली है, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं किया है, ना ले रहा है ना दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जितनी एनर्जी उसके पास पहले थी, बाद में उतनी मिली आफ्टर स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के बाद। तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो, सेम रहेगी। और फ्रीक्वेंसी जब सेम रहती है, आवृत्ति का मान जब समान रहता है, तो कौन सी लाइन देखने को मिलती है? पहली लाइन। गया और जाने का, ये एग्जांपल है, टकराया,
टकराने के बाद फिर उसने ना तो एनर्जी दी ना ली, इसका मतलब ये हुआ स्कैटरिंग के बाद भी उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और जाने के बाद वापस आएगा तो ना तो एनर्जी दे रहा है ना ही ले रहा है, इसका मतलब कौन सी लाइन देखने को मिलेगी, रैली लाइन। ग्राफिकली इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ से मान लो ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, ना एनर्जी ले आया किसी से ना दिया, ग्राफिकली ऐसे बना सकते हो, लेकिन समझने का तरीका ये बेस्ट है तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ऐसे ही ये आया, इसने एनर्जी इसको दे दी, तो जब इसने एनर्जी दी, इसके पास स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, आवृत्ति कितनी थी इसकी, न्यू। जब ये इससे गया तो इसका मतलब इसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, कितनी एनर्जी दे दी इसको, डेल्टा ई। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई, इसकी आवृत्ति कम हो गई, ऊर्जा भी कम हो गई, कितनी, एच न्यू वन, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति रहेगी न्यू वन। तो कम ऊर्जा के साथ स्कैटर हुआ है तो यहां से लेकर यहां तक आएगा, नीचे तक नहीं आएगा। कितनी एनर्जी ट्रांसफर की है, इतनी। इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब अगर मैं इसको लिखूं ग्राफिकली तो देखो कैसे लिख सकता हूँ, एच न्यू बराबर ऐसे इसको लिखता हूँ, एच न्यू वन बराबर कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस का डेल्टा है। बोलो सही लिखा है, एच न्यू वन बराबर कितने, एच न्यू माइनस का डेल्टा है। इसकी एनर्जी कितनी कम है, कितनी ऊर्जा कम है, डेल्टा है। ऐसे ही ये जब आया, इससे कुछ एनर्जी इसने ले ली, किसने, इसने। ये जब आया तो इसने इसने इससे एनर्जी ले ली या इसने दे दी, एक ही बात है। आफ्टर स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के बाद वो अधिक ऊर्जा से चलने लगा, तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एच न्यू टू बराबर एच न्यू प्लस डेल्टा ई। तो यहाँ मिलेगी एंटी स्टॉक लाइन, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ये तीन कंडीशन रहती हैं। एक बार जल्दी से इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। कि जब भी हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को या किसी एटम को बोल सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि लाइट जो होती है वो पार्टिकल की फॉर्म में चलती है। जब भी कोई एटम या जब भी कोई लाइट आफ्टर स्कैटरिंग अपनी एनर्जी ना चेंज नहीं करता है, मतलब ना तो फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहा है ना ही एनर्जी में चेंज कर रहा है, तो उसका वहां पर जो लाइन मिलेगी वो रैले लाइन देखने को मिलती है। और जब भी कोई एटम या जब भी कोई लाइट आफ्टर स्कैटरिंग अपनी एनर्जी को कम कर लेता है, कम करने का मतलब होता है जब उसको स्कैटर्ड होता है तो किसी को एनर्जी देता हुआ निकलता है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो वहां पर स्टॉप लाइन देखने को मिलती है। और जब भी कोई पार्टिकल है, जब भी कोई लाइट आफ्टर स्कैटरिंग अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है, इसका मतलब ये हुआ वो दूसरे वाले पार्टिकल से या दूसरे वाले लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, तो वहां पर देखने को मिलती है एंटी स्टॉक लाइन। जब कोई प्रकाश किरण या जब कोई परमाणु किसी से टकराता है, टकराने के बाद ना तो ऊर्जा दे रहा है ना ले रहा है, और ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए, आवृत्ति में बिना परिवर्तन किए प्रकीर्णित हो गया, तो वहां पर बच्चों आपको रैले रेखा देखने को मिलती है। और मान लो जब कोई परमाणु आया और टकराया और टकराने के बाद निकल गया और कुछ ऊर्जा दे गया किसी को, देने के बाद जब प्रकीर्णित होता है कम ऊर्जा के साथ या कम आवृत्ति के साथ, तो वहां पर आपको देखने को मिलती है स्टॉक रेखा। और जब भी कोई परमाणु और जब भी कोई प्रकाश किरण किसी से टकराता है, टकराने के बाद उससे कुछ ऊर्जा ले ली, तो ऊर्जा लेने के बाद जब वो प्रकीर्णित होता है, तो प्रकीर्णित होगा तो इसका मतलब ये हुआ, अभी सारे बच्चे सुनते जाना, बेस्ट एग्जांपल देने वाला हूं अभी आपको। तो ऊर्जा अधिक हो गई उसकी, इसका मतलब आवृत्ति अधिक हो गई, और आवृत्ति अधिक हो गई तो इसका मतलब ये हुआ वहां पर प्रतिस्टॉक रेखा मिल जाएगी। ये मान लो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, सपोज करो आधा अधूरा आया, और सुनो एक बार फिर बताता हूँ, अभी तो आना, इसके बाद तो आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो देखो, जैसे मान लो किसी बच्चे के पास बॉल है और किसी बच्चे ने बॉल को किसी पत्थर पर या किसी टेबल पर मारा। बच्चों, किसी पत्थर या टेबल पर मारने के बाद वो बॉल किसी दिशा में प्रकीर्णित हो गई। जितनी ताकत से, जितनी तेजी से आप मारोगे उतनी तेजी से वो वापस किसी ना किसी दिशा में प्रकीर्णित हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। तो आपने पत्थर पर तेजी से मारा और मारने के बाद वो किसी दिशा में प्रकीर्णित हो गई, किसी डायरेक्शन में चली गई, स्कैटर्ड हो गई। इसका मतलब उसने ना तो वहां एनर्जी दी और ना ही एनर्जी किसी से ली, ना तो दी और ना ही ली।
जितनी तेजी से आपने मारा उतनी तेजी से वो चलेगी। तो इसका मतलब वहां पर जो लाइन देखने को मिलेगी वो अनचेंज फ्रीक्वेंसी की लाइन देखने को मिलेगी, अपरिवर्तित आवृत्ति की रेखा देखने को मिलेगी। उसको बोलते हैं रैले लाइन, रैले रेखा। ये तो मान लो, सपोज करो कोई एक ऐसी चीज है जिस पर आपने मारा, सपोज करो कोई ऐसा है, कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल हल्की फुल्की चीज है, जिस पर जैसे मान लो ढोलक वगैरह पानी होती है सर, ना, तबला वगैरह। पानी भी मारा सर, ढोलक पानी। वगैरह, हाँ जी। पानी सर, पानी। पानी नहीं, जैसे ढोलक वगैरह होती है, तबला वगैरह होता है, तबला वगैरह है। मान लो तबला वगैरह पे आपने क्या किया, बॉल को मारा तेजी से। और बच्चों, बॉल को तेजी से मारने के बाद, अब बॉल तेजी से मारोगे आप, भयंकर तरीके से तड़ाक मारा आपने, मारने के बाद बॉल तो चली गई, लेकिन तबला वाइब्रेट करने लगा। इसका मतलब ये हुआ, तबला, अरे तबला फटेगा नहीं, तबला वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेट करने लगा इसका मतलब बॉल ने तबले को एनर्जी दे दी, तबला वाइब्रेट करने लगा। और बॉल जब स्कैटर्ड हुआ है, प्रकीर्णित हुआ है, तो उस टाइम पर उसकी एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। कितनी भी कम हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कम हो जाती है बस। तो तबले पर बॉल को मारेंगे, तबला वाइब्रेट करने लगेगा। वाइब्रेट करने लगा इसका मतलब उसको एनर्जी मिल गई। कहाँ से मिली? बॉल ने दे दी उसको एनर्जी। और बॉल जो होगा वो किसी न किसी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी, किसी न किसी दिशा में प्रकीर्णित हो जाएगी। तो उस टाइम पर उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, यानी ऊर्जा और आवृत्ति क्या हो गई? कम हो गई उस टाइम पर। तो बच्चों, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी यानी ऊर्जा और आवृत्ति कम होती है, तो कौन सी लाइन देखने को मिलती है? स्टॉप लाइन। ये तीसरे वाले में क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने बॉल को मारा तबले पर, या तबला पहले से ही वाइब्रेट कर रहा है, सपोज करो, जैसे तबला किसी से पहले से ही वाइब्रेट कर रहा है, या कोई भी चीज पहले से ही वाइब्रेट कर रही है ऐसे, और किसी ने बॉल को मारा, तो बॉल को मारा तो जैसे मान लो बॉल आती है और ये वाइब्रेशन कर रहा है, तो बॉल ऐसे टाइम पर यहाँ पहुंचती है जबकि ये इसको हिट कर देता है बॉल को। ऐसे बॉल आई, मारी आप उसने, ये पहले से कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, पहले से कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, पहले से वाइब्रेट कर रही है। बॉल आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद इसने बॉल को हिट कर दिया, बॉल को हिट कर दिया। तो इसका मतलब बॉल पहले कम स्पीड से आ रही थी, ये पहले से ही वाइब्रेट कर रहा था, इसने बॉल को हिट किया है, तो बॉल तेजी से चलेगी। इसका मतलब इसने बॉल को क्या दे दिया? एनर्जी दे दिया। तो बॉल क्या है, ज्यादा एनर्जी के साथ स्कैटर्ड हो गया, ज्यादा ऊर्जा के साथ प्रकीर्णित हो गया। तो प्रकीर्णित हो गया इसका मतलब क्या हुआ? उस टाइम पर उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मान बढ़ गया। ये पहले से ही वाइब्रेट कर रहा है, पहले से ही, और बॉल आया, इससे टकराया, तो इसने बॉल को हिट कर दिया तेजी से, हिट किया तो बॉल मान लो तेजी से चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने बॉल को एनर्जी दे दी, बॉल को ऊर्जा दे दी। और बॉल को जब ऊर्जा देगा या एनर्जी देगा, इसका मतलब बॉल की ऊर्जा यानी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी और ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वहां पर कौन सी लाइन देखने को मिलेगी? एंटी स्ट्रोक। ये है क्वांटम थ्योरी बस केवल। ये किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बता दो। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और तीनों पॉसिबिलिटीज के बेस पर ही हम तीनों टाइप की लाइन को देखने को मिलती है, रेले, स्टोक और एंटी स्टोक। मिटा देता हूं, अब करते हैं क्लासिकल थ्योरी, मिटाता हूं क्लासिकल थ्योरी। और अभी मैं इसको क्लासिकल को भी खत्म करूंगा, फिर आपको जो डाउट पूछना है वो डाउट भी पूछ सकते हो। अगर फिर भी नहीं आएगा तो कोई ना कोई और तरीका बताएंगे। देखो, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल, क्लासिकल थ्योरी, इसमें छोटा सा डेरिवेशन है, चिर सम्मत व्याख्या। व्याख्या, क्लासिकल थ्योरी, चिर सम्मत व्याख्या। बच्चों, इसमें एक दो चीजें आपको याद कर लेनी पड़ेगी, है ना? जो फॉर्मूले हैं, एक आध फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं है। क्लासिकल में क्या है, दो चीजें पढ़नी है।
क्लासिकल थ्योरी के अंदर भी दो आपके स्पेक्ट्रा मिलेंगे। दोनों स्पेक्ट्रा के लिए आपको डेरिवेशन करना है, वाइब्रेशनल के लिए और रोटेशनल के लिए, वाइब्रेशनल और रोटेशनल के लिए। तो देखते हैं वाइब्रेशनल। अच्छा, आपको मालूम है, वैसे आपको, मुझे पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, तीन टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है आपका रोटेशनल मोशन, और एक होता है आपका वाइब्रेशनल मोशन। एक बार फिर सुनाता हूं। स्थानांतरी गति, घूर्णन गति और काल्पनिक गति। अब मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। बच्चों, ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 3। स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है? 3। वो अब चलो सुन लो, फिर एक बार सुना देता हूं, नहीं तो वैसे तो अब डायरेक्ट बताने वाला हूं। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी कण की अवस्था को व्यक्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या क्या कहलाती है? स्वतंत्रता की कोटि। देखो, एक को समझ लो जल्दी से। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है बच्चों, कोई भी पार्टिकल एक्स में, वाई में, जेड में जा सकता है। एक्स में, वाई। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब कोई पार्टिकल एक्स, वाई और जेड में मोशन करे। तो उस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे? 3। एक्स वाला, वाई वाला और जेड वाला। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3। ये शॉर्ट ट्रिक होती है याद करने की। किसी कण की अवस्था को व्यक्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। तो कण मान लो एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। वही तो स्थानांतरी गति होती है कि कण एक्स में भी गति कर सकता है, वाई में भी और जेड में भी। तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी? स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी? 3। क्योंकि वो तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। उसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए कितने निर्देशांक लगेंगे? 3। ठीक है, अब नहीं जम, वो आपको जल्दी से, मतलब शॉर्ट में याद कर लेना है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 3। स्थानांतरी गति के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी? 3। रोटेशनल मोशन के लिए 2। अगर आपको लगेगा तो बाद में बता दूंगा। रोटेशनल मोशन के लिए कितना? 2। घूर्णन गति के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी? 2। वाइब्रेशनल मोशन के लिए, काल्पनिक गति के लिए 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, ये चीज आपको याद कर लेनी है। पहले ही पता है वैसे तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल थ्योरी में क्या करना है आपको वो देखो। बच्चों, सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये है मॉलिक्यूल, बहुत सारे ले लेता हूँ, ये ले लिए, 3 ले लिए, चलो। बच्चों, किसी मॉलिक्यूल के पास दो चार्ज होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मॉलिक्यूल के पास कितने आयन्स रहते हैं? प्लस माइनस, 2 आयन रहते हैं, प्लस और माइनस। कोई एटम है, एटम बोल दो इसको, परमाणु बोल सकते हो, अणु बोल सकते हो, जो बोलना है वो बोल दो। मॉलिक्यूल बोल दो, एटम बोल दो। न्यूट्रल रहता है, उसका प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस रहता है। मॉलिक्यूल के पास, अणु के पास 2 आयन्स रहते हैं, प्लस और माइनस। आपने क्या किया? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि 2 प्लेटें ले लो, दोनों प्लेटों को, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाते हैं। दोनों के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस रहता ही है। तो जब भी आप किसी एटम को या किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी अणु को या किसी परमाणु को रखते हो, तो अणु और परमाणु पर क्या होता है? प्लस और माइनस दोनों रहता है, न्यूट्रल रहता है वो पहले से ही। तो मान लो इस एटम को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। कोई भी बच्चा बता सकता है कि प्लस वाला किधर भागने वाला है? माइनस की तरफ। प्लस वाला किधर भागेगा? माइनस की तरफ। प्लस वाला माइनस की तरफ, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा प्लस वाला। और माइनस वाला किधर डिस्प्लेस हो जाएगा? किधर विस्थापित हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो माइनस आ गया, प्लस आ गया, माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। सभी बच्चों को मालूम है कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस पे रखे रहते हैं तो वहां एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है कोई भी एक चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस जो भी होगा, वो डाइपोल मोमेंट होता है। तो माइनस वाला इधर आया, प्लस वाला इधर आया, तो सारे के सारे माइनस इधर आ गए, प्लस आ गए।
तो इस ऋणात्मक और इस धनात्मक आवेश के कारण एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा ही होती है किसी भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण होता है। उनके बीच की दूरी जो भी होगी ये तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, यानी विद्युत क्षेत्र लगाने से द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। देखो, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तब तक इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, आस पास रहते हैं वो। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो प्लस वाला नेगेटिव की तरफ भागेगा और नेगेटिव वाला प्लस की तरफ भागेगा, और ड्यू टू दिस पोलराइजेशन भी बोलते हैं इसको बच्चों, ड्यू टू दिस प्रोसेस द डाइपोल मोमेंट इज डेवलप्ड। बिकॉज डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट ए स्मॉल डिस्टेंस। इसमें से किसी एक चार्ज को और उसके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, डाइपोल मोमेंट आ जाता है। डाइपोल की डेफिनेशन होती है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट ए स्मॉल डिस्टेंस। तो जब भी कोई अणु विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा रहता है, विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया आपने, तो इसका धनावेश और ऋणावेश संपाती होता है, एक दूसरे के ऊपर कंसंट्रेट करता है, कॉन्साइड करता है, कुछ भी बोल दो, संपाती रहता है। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगा दोगे तो इसका धनात्मक आवेश किधर चला जाएगा? इधर। तो ऋणात्मक आवेश ये, और धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के कारण एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। ये एक बार फिर बोलता हूँ, क्या डेफिनेशन होती है? सबसे पहले हमने क्या किया, एटम को या मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है बच्चों? कंसंट्रेट करेगा एक दूसरे के ऊपर। बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड इन डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड इन डायरेक्शन ऑफ क्या? इन डायरेक्शन ऑफ टर्मिनल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में जाएगा। ड्यू टू दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ए डाइपोल मोमेंट इज डेवलप्ड व्हिच डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग अप्लाई करेंगे डाइपोल मोमेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है? जब भी किसी अणु को बिना विद्युत क्षेत्र के रखा जाता है तो उसका धनावेश और ऋणावेश संपाती होता है, लेकिन उसको अगर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो उसका धनात्मक आवेश बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर और ऋणात्मक आवेश बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर विस्थापित हो जाता है, और इस विस्थापन के कारण उसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि जितना विद्युत क्षेत्र आप स्ट्रॉन्ग अप्लाई करोगे, जैसे विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो कहीं नहीं जा रहा है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र अच्छा खासा अप्लाई कर दिया तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जो होंगे, अणु जो होंगे, वो अपना अपना पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट कर देंगे। ठीक है? तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कैसे डिपेंड करता है? जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। कैसे? ई प्रोपोर्शनल टू ई। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो सभी को मालूम है कांस्टेंट आएगा, ये प्रोपोर्शनल टू का साइन है, इसको मैं अरे यार ई ई अपने हिसाब से बना लेना। क्यों बनाया मैंने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा? क्योंकि प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा अल्फा, एक जैसा ना बन जाएगा। अल्फा को बोलते हैं आणविक ध्रुवणता, ध्रुवणता, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, वेलिटी। अल्फा होता है आणविक ध्रुवणता, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। डाइपोल मोमेंट जितना अच्छा है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, विद्युत क्षेत्र के ऊपर। जितना अच्छा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जितना अच्छा सामान डालोगे उतनी अच्छा खाना बनेगा। अब डाल दिया मिर्ची इतनी डाल दी, नमक इतना डाल दिया, तो कहाँ से बनेगा? तो जितना अच्छा खाना चाहिए उतने उस हिसाब से डालडा और आपको घी आइटम भी में डालने पड़ेंगे। क्या? डालडा और घी में फर्क होता है सर। हाँ, डालडा और घी में फर्क होता है, तो इधर घी का यूज किया है, नॉट डालडा। फिर उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया,
हमारे बैच में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे पता नहीं कहाँ से आए हैं, परमात्मा ने इन्हें अलग ही बनाया है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मैंने लेट कर लिया, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। स्टार्टिंग में किसी टाइम टी पर तभी यहाँ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लेट कर लिया स्टार्टिंग में टाइम टी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको भी मालूम है जब लेट करते हैं तो साइन लेते हैं। E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैंने लेट कर लिया है। ई नॉट यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में साम्य अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, या साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। साइन ओमेगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा को मैं ऐसे लिख देता हूँ ई बराबर ई नॉट साइन, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, न्यू फ्रीक्वेंसी है, जो मॉलिक्यूल रखा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी है। जो मॉलिक्यूल आपका सेपरेट हुआ है, ऐसे वाइब्रेट हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला लिख दिया 2 पाई न्यू। ये वाली वैल्यू उठा के इधर रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट। तो P बराबर आ जाएगा अल्फा, अल्फा की जगह क्या है, अल्फा की जगह कुछ नहीं है, अल्फा को मल्टीप्लाई में हो जाएगा अल्फा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। ये वाली वैल्यू आपने क्या किया, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी मान लिया है। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी टाइम t पर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया, किसी भी क्षण t पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मान ली ये है। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई न्यू रहता है, रख दिया इसमें। ये इक्वेशन तो आपको याद कर लेना, मतलब आएगी। अब करें, इसमें दो कंडीशन है आपकी। पहली कंडीशन लिखते हैं वाइब्रेशनल के लिए। अब जो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ ना वो याद कर लेना है, एक जो फॉर्मूला बताने वाला उसके लिए डेरिवेशन वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले हेडिंग बना दो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट नंबर है वाइब्रेशनल, आपको तो पूरे करके आना पड़ेगा। रमन स्पेक्ट्रम, काल्पनिक रमन वर्णक्रम। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम, इसमें अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर अल्फा जीरो प्लस बीटा एक्स अपॉन ई। अल्फा बराबर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा जीरो बीटा एक्स अपॉन ई। मैं बता देता हूँ आपको, अल्फा तो आपकी मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी है ही, आणविक ध्रुवणता। अल्फा जीरो जो होता है उसको प्रारंभिक आणविक ध्रुवणता या साम्य अवस्था में अणु की आणविक ध्रुवणता, अल्फा जीरो को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी इन इक्विलिब्रियम। पोलराइजेबिलिटी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में अणु की, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था स्वीकार लिख दूं, साम्य अवस्था में अणु की आणविक ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बीटा, बीटा होता है बच्चों चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन के साथ या दूरी के साथ आणविक ध्रुवणता में कितना परिवर्तन हो रहा है वो बीटा है। इनका कोई ऐसा यूज नहीं है कि भाई इसके नाम से बहुत कुछ हो जाएगा, बस नाम है इसलिए याद कर लेना है आपको। पूरा मैंने बताया नहीं, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कैसे भी करके। ये फॉर्मूला यूज हुआ है और कहीं यूज नहीं हुआ पूरी फिजिक्स में। बीटा होता है विस्थापन के साथ ध्रुवणता में परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, बीटा होता है, ठीक है। उसके बाद बीटा के बाद आपका ये तो चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी, मैंने चेंज लिख दिया। एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, और ये तो एम्पलीट्यूड है, आयाम एम्पलीट्यूड ये।
बस उसके बाद कुछ नहीं करते, लेट करेंगे किसी क्षण t पर विस्थापन समीकरण, लेट एट एनी इंस्टेंट t द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। सभी को मालूम है किसी क्षण विस्थापन समीकरण जो होता है, लेट एट एनी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमेशा क्या लेट करते हैं, x बराबर a साइन ओमेगा t। ये शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। ओमेगा नहीं लूंगा मैं, ओमेगा यहाँ दे चुका हूँ तो ओमेगा नॉट ले लूंगा, अलग कर देता हूँ। x बराबर a साइन ओमेगा की जगह लिखूंगा 2 पाई न्यू नॉट इंटू टी, 2 पाई न्यू नॉट इंटू टी फॉर्मूला भैया। किसी क्षण विस्थापन समीकरण लेट एट एनी इंस्टेंट, यहाँ पर वाइब्रेशनल की बात कर रहे हैं, वाइब्रेशन की, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कांपनिक आवृत्ति, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कांपनिक आवृत्ति न्यू नॉट को। एक्स की वैल्यू ये वाली उठा के इधर रख, तो यहाँ रखेंगे तो देखो अल्फा कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट ये वाली स्टेप पे ले जा रहा हूँ। अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा 0 प्लस बीटा, बीटा की जगह बीटा आ जाएगा और एक्स की जगह आ जाएगा ए साइन 2 पाई न्यू टी, काल्पनिक आवृत्ति बोलते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और ये रखा ये पूरा का पूरा अपॉन में ए। तो यहाँ से बच्चों अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा आपका अल्फा 0 ए से ए गया बीटा साइन 2 पाई न्यू नॉट इंटू टी। ठीक, देखो एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। स्टार्टिंग में ई बराबर आपने ये लेट कर लिया, ई किसी क्षण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी क्षण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ये मान ली, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये मान लिया, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ रख दी, अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और ई ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू टी होती है, ये मान लिया। फिर उसके बाद वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए अल्फा फिक्स रहता है, बाकी के नाम याद रखना। x इक्वल टू एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण t पर x इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यानी विस्थापन समीकरण ये रहता है। यहाँ पर ओमेगा नॉट इसलिए लिया है क्योंकि ओमेगा मैं यहाँ ले चुका हूँ, इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कांपनिक आवृत्ति, और ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। फिर अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ रखना है। चलो मिटाता हूँ, मिटा दूं, चलो अल्फा की वैल्यू यहाँ p बराबर अल्फा, फिर अल्फा 0 बीटा साइन 2 पाई न्यू टी, ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। अल्फा की जो वैल्यू है पूरी की पूरी मैंने यहाँ रखी, बाकी का ये मैं मिटा देता हूँ सबको, ये वाली इक्वेशन आप याद कर लेना, है ना, कि मैं तो मिटा दिया है, आपके पास लिखिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। p बराबर, देखते हैं कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है, अभी पता चलेगा कौन थर्ड ईयर में है और कौन कोरोना काल से पास हुआ है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ये आ गया प्लस बीटा ई 0 साइन 2 पाई न्यू टी साइन 2 पाई न्यू 0 टी, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, ये आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, कितने टाइप की आपको स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती है, कितने टाइप की लाइन देखने को मिलती है, 3। एक की फ्रीक्वेंसी न्यू, दूसरे की फ्रीक्वेंसी न्यू में से कम हो रही है, तीसरे की न्यू के साथ जुड़ रही है, ऐसे होता है ना। 3 टाइप की लाइन देखने को मिलती है, रेले, स्टोक और एंटी स्टोक। एक की आवृत्ति होगी न्यू, एक की न्यू में से कम हो रही होगी, एक की न्यू के साथ जुड़ रही होगी। देखते हैं, अभी तो आया नहीं है कुछ, न्यू वाली तो दिख भी रही है, बाकी की नहीं दिख रही, तो क्या करेंगे, p बराबर अल्फा 0 ई 0 साइन 2 पाई न्यू टी बीटा ई 0 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, मैंने 2 का डिवाइड किया क्योंकि ये अभी समझ आ जाएगा, 2 साइन 2 पाई न्यू टी और साइन
2 पाई न्यू 0 टी, ये 2 का डिवाइड किया और 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया और 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। ठीक है, अब बताओ क्यों किया है? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाने के लिए, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। चलो अबे आपसे स्टार्ट करते हैं। 2 साइन ए साइन बी क्या फॉर्मूला होता है? बोलो। अबे दोनों अबे बताओ, कौन बताएगा? 2 साइन ए साइन बी, दिव्यांशी, श्रद्धा, चलो कोई भी बताओ। चलो आपका नाम क्या सर लिखो? ये बताएगा cos A plus B minus cos A plus B. एक सेकेंड, हाँ कौन बता रहा है? पहले आप बताओ, बोलो। Cos A minus B साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी minus माइनस, cos A plus B. ये फॉर्मूला है। कोई ऐसा बच्चा है जो ये कह रहा है कि ये गलत लिखा है? नहीं सर सही है ये। सही है। चलो लड़की ने कहा है तो मैं भी मान लेता हूँ, वैसे मैं भी विश्वास नहीं करता। 2 पाई न्यूटन, मुझे पता भी नहीं था। ठीक रहा, आप लोगों ने हेल्प कर दी, थैंक यू वेरी मच। ये देखो, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। माइनस वाला पहले आता है, प्लस वाला बाद में आता है, क्योंकि दोनों में साइन है। तो देखो बच्चों, ये तो हमने सेम लिखा, 2 साइन ए की जगह ये पूरा लिखा है और बी की जगह ये पूरा लिखा है। तो जब आप इसको लिखोगे ना तो एक स्टेप में डायरेक्ट ग्राम देखो आपको समझ में आ जाएगा। cos, इसमें से इसको माइनस करना, तो 2 पाई कॉमन, तो 2 पाई को मैं पहले कॉमन निकालता हूँ, 2 पाई कॉमन, टी को बाद में निकालूंगा, न्यू में से न्यू नॉट माइनस हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट टी माइनस cos, ऐसे इसको लिखूंगा 2 पाई न्यू प्लस न्यू नॉट इंटू टी, टी को बाद में रखना, 2 पाई को पहले निकालेंगे। तो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए आपने क्या निकाल दिया? डाइपोल मोमेंट। तो इसमें देख सकते हो आप 3 टाइप की स्पेक्ट्रम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है 3 टाइप, फिर आपने डाइपोल मोमेंट निकाला, डाइपोल मोमेंट निकालने के बाद 3 टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन आपको देखने को मिली। एक अनचेंज फ्रीक्वेंसी की, एक कम फ्रीक्वेंसी की और एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अनचेंज फ्रीक्वेंसी की, कम फ्रीक्वेंसी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद आप अगर रमन शिफ्ट निकालना चाहते हो, रमन शिफ्ट, जिसको रमन हटाव बोलते हैं, हटाव या रमन विस्थापन भी बोलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? आपको चेक करना है कि रमन शिफ्ट, देखो अगर रमन शिफ्ट दोनों के लिए बराबर आता है तो सही निकाला है आपने। कैसे? देखो रमन शिफ्ट कैसे निकालते हैं, रमन हटाओ, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, आपतित किरण की आवृत्ति वो न्यू थी, उसमें से ये हटाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी कम है इससे, तो कम वाली को माइनस कर देना, या फिर इक्वल टू ज्यादा वाली में से इंसिडेंट वाली को माइनस कर देना। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? स्टॉक की। और ये किसकी है? एंटी स्टॉक, मतलब प्रति स्टॉक रेखा की आवृत्ति। और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? इंसिडेंट, आपतित, यहाँ मिलेगी रैली लाइन। तो आप देख सकते हो सभी का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो डेल्टा न्यू बराबर आपका आएगा न्यू नॉट, या न्यू लिखेंगे तो आएगा आपका क्या? न्यू नॉट। इतना एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में निकाल के आना है। ये तो वाइब्रेशनल के लिए हो गया। वाइब्रेशनल में एक ही फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, एक ही। रोटेशनल में फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाती है। रोटेशनल में सर थोड़ा फ्रीक्वेंसी लेट क्या कर हो गया था जाती है? सर, थोड़ा यहाँ समझा तो सर, थोड़ा लेट कर गया था सर। 2 साइन ए साइन बी की बात क्या किया आपने सर? ये फॉर्मूला अच्छा, अटेंड किया फिर यहाँ से। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी हाँ हाँ माइनस cos a हाँ, प्लस। वो तो उसके नीचे सर। बस एक ही वैल्यू बी की वैल्यू रख दी है मैंने, और कुछ नहीं है। और रमन शिफ्ट निकाल दिया, रमन विस्थापन। इसमें से इसको माइनस किया, या इसमें से इसको माइनस कर दिया, एंटी स्टॉक में थी।
ये तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये तो हुआ आपका क्या, वाइब्रेशनल। अभी रोटेशनल कर रहा हूँ, जल्दी 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। वाइब्रेशनल में और रोटेशनल में ये बड़ा डिफरेंस रहता है। वाइब्रेशनल के लिए, काल्पनिक के लिए 1 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और रोटेशनल के लिए 2। कहने का मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशनल में और रोटेशनल में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, रोटेशनल की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल के कंपैरिजन में 2 टाइम्स होती है, क्योंकि वाइब्रेशनल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है और रोटेशनल में 2 डायरेक्शन में करता है, हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होती है इसकी, वाइब्रेशनल की। चलो मिटाता हूँ इसको। तो आप एग्जाम में चाहो तो पूरा कर सकते हो और चाहो तो शॉर्ट में भी कर सकते हो। चलो मिटाता हूँ, देखो कैसे। यहां से स्टार्ट करोगे, कहां से? मैं इसको पहले नीचे वाले को हटा देता हूँ। रोटेशनल के लिए आप क्या करोगे, सेकंड नंबर हेडिंग डालता हूँ, घूर्णन वर्णक्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रा, घूर्णन वर्णक्रम। घूर्णन वाले की आवृत्ति काल्पनिक की आवृत्ति से डबल होती है, घूर्णन वर्णक्रम। कहां से स्टार्ट करना है आपको? वहीं से स्टार्ट करना है, अल्फा से। देखो अल्फा बराबर ये था ना, अल्फा 0 प्लस, मैंने तो अभी मिटा दिया, देख के देख देता हूँ, बीटा डैश साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 2 न्यू आर इंटू टी। अल्फा बराबर अल्फा 0, बीटा की जगह बीटा डैश ले लेना, क्योंकि वहां पर बीटा जो था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी था विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो वाइब्रेशन में था। काल्पनिक गति में आणविक ध्रुवणता का जो परिवर्तन होता है विस्थापन के साथ, वो बीटा था, और यहाँ घूर्णन गति में, तो इसीलिए बीटा डैश ले लिया। साइन 2 पाई की जगह 2 पाई, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डबल हो जाती है। वहां न्यू नॉट थी, यहाँ 2 न्यू आर है, यहाँ 2 न्यू आर है, वहां न्यू नॉट थी। बाकी का सेम। देखो जब आप रखोगे ना ये वाली वैल्यू यहाँ पर, तो बीटा की जगह बीटा डैश, बोलो सही लिखा हूँ, बीटा की जगह साइन 2 पाई की जगह 2 पाई, और इस 2 पाई, और यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना, 2 न्यू आर, 2 न्यू आर, 2 न्यू आर इंटू टी। बाकी का सेम। बाकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज तो सेम रहेगी, यहाँ आ जाएगा न्यू नॉट की जगह 2 न्यू आर, 2 न्यू आर इंटू टी। फिर उसके बाद आ जाएगा बाकी का सेम, बाकी का सेम, यहाँ आ जाएगा 2 न्यू आर। फ्रीक्वेंसी जो होती है वाइब्रेशन से डबल होती है, 2 न्यू आर। यहाँ भी ये सेम सेम, सब कुछ सेम। न्यू नॉट की जगह आ जाएगा 2 न्यू आर, यहाँ भी आ जाएगा 2 न्यू आर। और आप अगर रमन शिफ्ट निकालोगे ना, डेल्टा न्यू, तो कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, न्यू में से न्यू माइनस 2 न्यू आर, या न्यू प्लस 2 न्यू आर में से न्यू को माइनस, तो आएगा आपका 2 न्यू आर, 2 न्यू आर। यह रमन शिफ्ट एक्सप्रेशन दोनों एक जैसे ही है, आपको कुछ नहीं करना, बस उस इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है वाइब्रेशन से, काल्पनिक गति से, तो 2 टाइम्स कर देना है, बाकी का पूरा एक्सप्रेशन से। ये है आज का लेक्चर। किसी को कोई दिक्कत है तो बेझिझक पूछ सकता है। अभी तो क्लास चल रही है, चलने दो। जैसे मैं ऑफ करूंगा, दिवाली की छुट्टी जो भी ऑफ करेंगे, ऑफलाइन तो छुट्टी हो चुकी है, ऑनलाइन छुट्टी जैसे होगी तो मैं बता दूंगा, या कोई दिन किसी दिन क्लास रखनी होगी तो मैं बता दिया करूंगा। वैसे तो 90% छुट्टी रहेगी ट्यूसडे से, लेकिन फिर भी क्या है, तो अभी इन्फॉर्म कर दिया करूंगा, जैसे कभी मान लो क्लास रखनी हुई तो बता देंगे। दिवाली वाले दिन तो नहीं रखेंगे, उससे पहले ट्यूसडे को हो सकता है रख लें, बता दूंगा एक दिन पहले ही। और फिर गुरुवार को भाई दूज है तो उस दिन भी नहीं रख पाऊंगा, सैटरडे को हो सकता है रख लूँ ये। और अगर मान लो मैं क्लास नहीं रखता हूँ तो रिवीजन क्लास जरूर रख लूंगा, जो फर्स्ट यूनिट की होगी। फर्स्ट यूनिट की स्टार्टिंग में दिवाली के बाद करने वाला था, तो दिवाली के बीच में भी कर सकता हूँ, मतलब दिवाली को छोड़ दूंगा ये। तो आप लोग बढ़िया
दो, वो पैसा बचाओ और फीस जमा करवा, वो आपका काम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, है ना? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट टर्म बाकी पढ़ाओगे इन्फॉर्म सर आप? नेक्स्ट टर्म पढ़ाओगे? नेक्स्ट टर्न बता दूंगा मैं आपको, मंडे को इन्फॉर्म कर दूंगा। और दिवाली के बाद फीस जमा करवाना। ओके सर, दिवाली बाद करवा देंगे सर फीस वगैरह बस। हाँ दिवाली बाद करवा देना, आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा। सर वैसे अभी तो करवाई थी सर हमने सर। अच्छा करवाई थी क्या? सर आपने सरकारी नहीं दी सर? कोई दिक्कत नहीं, फिर कर देना, दिवाली वाली कर देना, 1.5 लाख कर देना। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर।